चलो फिर से स्टार्ट करते हैं हम। अभी तक जो हमारी डिस्कशन चले उसमें हमने देखा कि कब टीडीएस काटना पड़ेगा, फिर हमने देखा कि टीडीएस काटने के बाद कब जमा करना पड़ेगा, उसके बाद हमने क्या देखा कि जमा करने के बाद कब इसका रिटर्न भरना पड़ेगा। ओके, तो ठीक है मेरे बच्चे, अभी तक जो हमारी डिस्कशन चली इसमें मुझे एक चीज और अभी आपको बतानी है। पेयर की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब टीडीएस जमा भी हुआ, टीडीएस जमा भी हुआ, जमा होने के बाद रिटर्न्स भी चले गए, और रिटर्न होने के बाद सरकार को पता भी चला कि ये किस किस का टीडीएस है। सर टीडीएस के बाद आपने कहा था कि एक हमें क्वेश्चन नंबर ऊपर कौन सा था, ऊपर था क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम जो खुद से पूछेंगे वो ये पूछेंगे कि सर हमारा जो सारा काम हो चुका है, क्या अब पेयर को और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? तो सरकार ने कहा ऐसा थोड़ी है। आपने ऊपर अभी तो पढ़ा कि क्या पढ़ा आपने कि इसके बाद आपको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइम लिमिट टू इशू टीडीएस सर्टिफिकेट, टाइम लिमिट टू इशू टीडीएस सर्टिफिकेट। दो तरह की टीडीएस सर्टिफिकेट होती है, इनफैक्ट 3 तरह की होती है। एक जो सैलरी वाले लोगों को मिलती है, जो सैलरी में काम करते हैं, सैलरी पे काम करते हैं, इनको जो टीडीएस सर्टिफिकेट मिलता है उसको बोलते हैं फॉर्म 16। और जो अदर होते हैं इनको जो टीडीएस सर्टिफिकेट मिलती है इसको बोलते हैं फॉर्म 16A। एक और भी होता है जिसको हम फॉर्म 16B के नाम से जानते हैं। फॉर्म 16B के लिए अलग सेक्शन है, सेक्शन हमें पढ़ना पड़ेगा 194IA। ये सेक्शन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, मे बी आज या मे बी नेक्स्ट क्लास में, जब भी टाइम मिलेगा हमको। इसको हमें देखेंगे कि ये जो सेक्शन है ये लगता है जब आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी पर्सनल नेचर के लिए परचेज कर रहे हैं, तो जब आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करते समय आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, और उसके लिए फॉर्म 16B है। सैलरी के लिए मैंने बताया फॉर्म 16 है, अदर के लिए बताया फॉर्म 16A है। सैलरी वालों के लिए हमने पहले ही डिसाइड किया है सर ये तो अपने हैं, अपने हमें तंग नहीं करेंगे, तो इनके लिए जो फॉर्म 16 मिलेगा इनको, ये मिलेगा ईयरली। ईयरली बताओ कब मिलेगा? सर लास्ट जो हमने क्वार्टर भरा था, लास्ट क्वार्टर जो हमने भरा था टीडीएस रिटर्न का, वो तो 31 मई को भरा था। तो 31 मई के बाद हम इस फॉर्म को इश्यू कर सकते हैं आफ्टर 31 मई। ठीक है, आफ्टर 31 मई हम इसको इश्यू कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म 16A की बात करें तो फॉर्म 16A हम क्या करेंगे, मान लीजिए मैंने जुलाई के महीने में मैंने कोई सर्विस दे दी और मैंने पेमेंट रिसीव किया, और उसका बताओ जुलाई में जो मैंने पेमेंट रिसीव किया होगा उसका टीडीएस जमा कब हुआ होगा? अगस्त के 7 तारीख तक। उसका टीडीएस रिटर्न कब गया होगा? सर जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर खत्म, अक्टूबर के 31 तारीख को उसका रिटर्न गया होगा। तो आफ्टर फाइलिंग ऑफ क्वार्टरली रिटर्न ये आपको क्वार्टरली मिलेगा। क्या मिलेगा? मतलब मुझे जो रिटर्न मिलेगा जब मैंने सर्विस दे दी जुलाई में, जुलाई का रिटर्न जो है
जुलाई का पेमेंट हुआ होगा 7 तारीख को, सितंबर 7 तारीख को, उसका रिटर्न गया होगा अक्टूबर 31 को, तो मैं अपना फॉर्म 16A कब ले सकता हूं? रिटर्न जमा होने के बाद। यस, वहां पे बता दिया जाएगा ना कि हाँ इसका इतना पेमेंट हमारे पास जमा हुआ है। तो फॉर्म 16A कब जमा होगा? फॉर्म 16A जमा होगा, ये कब मिलेगा मुझे? ये मिलेगा क्वार्टरली, जब हम ऊपर वाला जो फॉर्म है टीडीएस का फॉर्म वो सबमिट कर चुके। ठीक है, क्वार्टरली मिलेगा। इसको लिखना फ्रॉम 15 डेज, ऐसे लिखना 15 डेज फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ टीडीएस रिटर्न। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सर, अगर मान लीजिए जुलाई में कोई पेमेंट किया है, इसका आपने टीडीएस जो जमा करा दिया सरकार को वो अगस्त में करा दिया, लेकिन इसका रिटर्न की ड्यू डेट कब है? इसकी रिटर्न की ड्यू डेट है 31 अक्टूबर को। तो 31 अक्टूबर के बाद 15 दिन, 15 डेज के अंदर अंदर हम टीडीएस सर्टिफिकेट ले सकते हैं फॉर्म 16A। फॉर्म 16B के लिए एक और रिटर्न जाता है जिसको हम बोलते हैं 26QB। जिस दिन आपने ये भरा, इसके 15 दिन बाद, 15 डेज आफ्टर इट्स ई फाइलिंग, जैसे ऊपर टीडीएस रिटर्न है, ऐसे ही 26QB ये भी एक टीडीएस रिटर्न है, लेकिन ये आसान टीडीएस रिटर्न है। ये सिर्फ किसके लिए भरना है? ये सिर्फ भरना है 194IA वाले सेक्शन के लिए। जब आप कोई मकान या कोई जमीन खरीदते हैं, मकान खरीदते टाइम जो आपने पेमेंट कर दिया, उस पेमेंट को सरकार ने कहा कि पेमेंट करते समय आप टीडीएस काट लेना। सर मैं क्यों काटूं? मुझे तो पता ही नहीं है टीडीएस के नियम, मैं तो एक आम आदमी हूँ, साधारण इंसान हूँ। सरकार ने कहा इसीलिए तो सरल फॉर्म बनाया, टीडीएस की लायबिलिटी से नहीं छोड़ा, आपके लिए फॉर्म इजी कर लिया, और फॉर्म का नाम रखा 26QB। ये फॉर्म आप भर लेना, और जिस दिन ये भरोगे उसके 15 दिन के अंदर अंदर वो सर्टिफिकेट, वहां से जो आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, आपने सीधा फॉर्म में क्या लिखते हैं, नाम लिख लिया, जिससे खरीदा उसका नाम, अमाउंट कितने पे सौदा तय हुआ है, वो सब डिटेल भर के बैंक में जमा कर देना। टीडीएस सरकार के खाते में पहुंच जाएगा। बैंक वाले जो आपको बदले में कॉपी दे देंगे, उस कॉपी को दे देना जिसका टीडीएस काटा है, उसके लिए वही 16B माना जाएगा। क्लियर बात? ठीक है, इसीलिए फॉर्म 16B इजी है, इसीलिए इसके लिए अलग नियम बनाए गए। ओके सर, अगर मान लीजिए किसी भी कारण इनमें से कोई भी चीज छूटा, जैसे टीडीएस काटा, वो जमा नहीं कर पाए टाइम पे, जमा कर लिया, टीडीएस रिटर्न नहीं भर पाए, और भरा, और हमने क्या कर लिया, ये फॉर्म 16 या फॉर्म 16A या फॉर्म 16B इशू नहीं कर पाए किसी भी कारण। तो सरकार ने कहा कि अगर आपने कोई भी दिक्कत ऊपर से नीचे तक कर ली, तो सरकार ने कहा आप पे पेनल्टी लगेगी। क्या लगेगी? पेनल्टी लगेगी। सर कितनी पेनल्टी लगेगी? पेनल्टी लिख लीजिए, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपने डिले किया पेमेंट करने में, आपको 7 तारीख से पहले जमा करना था, आपने नहीं करा दिया, ठीक है, आपको 31 तारीख को ये भरना था रिटर्न, आपने नहीं भरा, तो सरकार ने कहा डिले पे 1.5% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और पेनल्टी या तो 200 रुपए पर डे या 100 रुपए पर डे आप पे लगेगा। ठीक है जी। सर ऐसा भी हो सकता है ना कि 1.5% है या 1%, ये दो अलग अलग पेनल्टीज है, इसके लिए हम चर्चा करेंगे आगे। तो अभी तक की चर्चा जो हमारी रही उसमें हमने ये देखा कि अगर कोई व्यक्ति
अगर कोई व्यक्ति टीडीएस काटता है, उसको टीडीएस काटने के बाद, आप मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे, काटने के बाद उसको जमा कराना है। जमा कब तक कराना है? जमा कब तक कराना? पहले तो देखिए काटना कब है। काटना कब है सर? 4 सेक्शंस 192, 194 बी, 194 डबल बी और 194 एल ए, ये 4 सेक्शंस के लिए एट द टाइम ऑफ पेमेंट टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बाकी की पेमेंट करता है तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट और पार्टी क्रेडिटेड विच एवर इज अर्लियर, हम उस टाइम पे टीडीएस काटेंगे। और टीडीएस काटने के बाद इसको जमा कराना है। कब कराना है सर? अगले महीने की 7 तारीख से पहले पहले जमा कराना है। जमा करा लिया, अब सर टीडीएस रिटर्न भरना पड़ेगा। कब भरना पड़ेगा? उसके लिए 31 तारीख ऑफ नेक्स्ट मंथ। और यदि आपका मई का है, सॉरी मार्च का है, तो मार्च के लिए 31 मई है। ठीक है यहाँ तक? उसके बाद हमें टीडीएस रिटर्न भरने के बाद टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने पड़ेंगे। तो फॉर्म 16 के लिए हमने कहा ईयरली 31 मई के बाद, और फॉर्म 16A के लिए हमने कहा कि क्वार्टरली 15 डेज आफ्टर फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न, और 26 QB के 15 दिन बाद हम फॉर्म 16B भी इशू कर सकते हैं। ओके, ये थे बेसिक्स टीडीएस के। अब आपको जो मेन काम सीखना है टीडीएस में, वो हम आपके साथ करेंगे। अभी तक सिर्फ हमने आपको ये सिखाया टीडीएस के नियम क्या है, बेसिक्स। अब आपको ये पढ़ना है कि कब टीडीएस काटने पे कितना प्रतिशत टीडीएस कटेगा, रेट्स ऑफ टीडीएस अब आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा इजी सेक्शन से, सेक्शन 194B। 194B, अच्छा, इसको समझाने से पहले मैं कुछ और चीज डिस्कस करना चाहता हूं। सर ये तो आपने पेयर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी, पेई की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मान लीजिए अगर किसी का 5 लाख रुपए का पेमेंट गया, सरकार ने किसी सेक्शन में कहा है कि 1% टीडीएस काट लेना, किसी सेक्शन में कहा 10% टीडीएस काट लेना, किसी में कहा 5% टीडीएस काट लेना, किसी में कहा 30% टीडीएस काट लेना। ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं, अलग अलग चीजों पे अलग अलग रेट। कहीं पे कहा 2% टीडीएस काट लेना। मान लीजिए 5 लाख ना हो के 5 करोड़ होता, 5 करोड़ पे अगर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो बहुत बड़ा टैक्स बनेगा। लेकिन यहां तो 1% जा रहा है सरकार के पास। इससे क्या होगा? टीडीएस बनाया गया है बच्चे एक्चुअली सरकार के चोरों को, जो टैक्स की चोरी करते थे, उनको पकड़ने के लिए एक टूल बनाया गया कि टीडीएस से हम इन टैक्स के चोरों को पकड़ सकते हैं। सर ऐसा कैसे? सुनना मेरे बच्चे, एक व्यक्ति है मिस्टर राम। मिस्टर राम ने क्या कर लिया, ये एक बिल्डर है, या कॉन्ट्रैक्टर जिसको मैं बोलूंगा। अब इसने बहुत सारी बिल्डिंग बनाई, इसने हर जगह से पेमेंट उठाया, कहीं से 20 लाख का पेमेंट उठाया, कहीं से 50 लाख का पेमेंट उठाया, कहीं से 40 लाख का पेमेंट उठाया, कहीं से 1 करोड़ का पेमेंट उठाया। तो टोटल जो इसकी पेमेंट आई है वो आई है, फॉर एग्जाम्पल यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 करोड़ 10 लाख रुपए। अब 2 करोड़ 10 लाख इसका पेमेंट है। लेकिन जब ये अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा था, इसने सरकार के इनकम टैक्स रिटर्न में लिखा कि मेरी जो इनकम अभी तक की है वो सिर्फ 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ है। मतलब इसने सीधे सीधे यहाँ पे 60 लाख रुपए को छुपाया, 60 लाख रुपए को छुपाया। सरकार को तो पता ही भी नहीं चला कि 60 लाख रुपए छुपा रहा है कोई। इसीलिए सरकार ने कहा कि देखो, अगर आप 1% टीडीएस काटोगे इस पे, फॉर एग्जाम्पल इस पे 1%, तो यहां पे मुझे बताइए 1% टीडीएस 2 करोड़ 10 लाख का कितना बनेगा? 2 करोड़ 10 लाख का 1%,
वो बना 2,10,000, 2,10,000। ये टीडीएस जाएगा सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास। क्या सर फिर भी 2 करोड़ पे तो बहुत सारा टैक्स बनेगा? आपको तो टैक्स निकालना आता है, 2,50,000 तक नील, ठीक है। फिर 2 से 50 से 5 लाख के बीच में 5%, फिर 5 से 10 के बीच में कितना है 20%, और 10 से अबव कितना है 10 से अबव हो 30%। ऐसे तो सर 2 करोड़ में बहुत ज्यादा टैक्स बनेगा। 1% आया है, 1% से क्या करोगे आप? सरकार ने कहा ये जो 1% है इसको मैं बोलूंगा हाथी की पूंछ। अगर आपके हाथ में आ गई तो पूरा हाथी कंट्रोल कर सकते हो। अगर ये जो मिस्टर ए है इसने बाद में आनाकानी कर ली, इसने कहा कि मेरी इनकम 1,50,00,000 है, तो हम इसको बोल सकते हैं भैया एक थप्पड़ एक साइड से मारेंगे, दूसरा दूसरे साइड से मारेंगे, और इसको समझा देंगे कि भैया एक बात बताओ, जब 2,10,00,000 रुपए ऑलरेडी आपका 1% हमारे पास जमा है, तो बताओ आपने 100% कितना कमाया होगा? 2,10,00,000 तो मिनिमम आपने कमाया है। तो मतलब जब भी टीडीएस कटा होगा किसी इनकम पे, उस इनकम को हम छुपा नहीं सकते सरकार से। क्लियर बात? क्लियर है बात? उस इनकम को हम छुपा ही नहीं सकते। ओके, तो सर पेई की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पेई को सरकार ने कहा कि तुम जब अपनी इनकम दिखाओगे, तुम अपनी इनकम ग्रॉस दिखाना। ग्रॉस दिखाना मतलब अगर किसी व्यक्ति का 60,000 रुपए का पेमेंट आना था, इसमें से 10% टीडीएस कटा, 10% टीडीएस 6,000 रुपए सरकार को जमा हुआ और 54,000 रुपए आपको मिला। तो आप अपनी इनकम 54 ना दिखा के आप अपनी इनकम ग्रॉस दिखाना 60,000 रुपए, ताकि जब बाद में आपको फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकालोगे, उस फाइनल टैक्स लायबिलिटी से ये 6,000 रुपए आप एडजस्ट करोगे। इसका ट्रीटमेंट मैंने आपको ऊपर बता दिया है कैसे करना है, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा कि पेई की सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेई। पेई की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है शो ग्रॉस अमाउंट as his income and adjust TDS from final tax liability। फाइनल टैक्स लायबिलिटी से टीडीएस को एडजस्ट कर सकते हैं, ये पेई की है। ओके, अब सरकार ने अगर ये नियम बनाया होता, जो अभी भी पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कि कोई भी व्यक्ति टीडीएस काट लो, फिर तो गड़बड़ हो जाती। इसीलिए सरकार ने कहीं कहीं पे लिखा है, कहीं कहीं पे लिखा है एवरी पर्सन शुड डिडक्ट TDS। एवरी पर्सन शुड डिडक्ट TDS। अब जैसे मैं आपको एक सेक्शन बताऊंगा 194A। ये सेक्शन है कि अगर आपने कोई इंटरेस्ट का पेमेंट कर लिया, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। बताओ सिक्योरिटीज क्या होती है? शेयर्स, डिबेंचर्स। सर शेयर्स पे तो डिविडेंड जाता है, वो तो यहाँ नहीं आएगा क्योंकि इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, डिबेंचर हो गए, बॉन्ड हो गए, या कोई और चीज हो गया जिसपे इंटरेस्ट हम पेमेंट करते हैं। अगर कोई कंपनी, यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि एवरी पर्सन शुड डिडक्ट टीडीएस हु इज गोइंग टू पे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, तो इसका मतलब पर्सन से क्या मतलब है? पर्सन में तो सारे आ जाते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एलएलपी, सारे आ जाते हैं। लेकिन जब मैंने कहा आगे ये वाली लाइन लगाई, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे पेमेंट करने वाला कोई भी व्यक्ति टीडीएस काट सकता है, इसका मतलब क्या है? सर कोई भी व्यक्ति आप क्या कहते हो? ये तो सिर्फ कंपनी ही कर सकती है ना। यहाँ पे तो क्लियर है कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज सिर्फ कंपनी पे कर सकती है, इसीलिए कोई भी पर्सन बोलने से क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे तो क्लियर है कि ये व्यक्ति जो है ये कंपनी हो सकता है, ठीक है।
अब कहीं कहीं पे जहां पे ये क्लियर नहीं है कि पर्सन में बहुत सारे लोग आ सकते हैं, कभी इंडिविजुअल आ गया, एचयूएफ आ गया, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए वहां पे सरकार ने कहा एवरी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, इन दोनों के अलावा बाकी कोई लोग अगर हैं, इसमें कौन आया, फर्म आया, एलएलपी आया, कंपनी आ गया, ट्रस्ट आ गया, सोसाइटी आ गया, एजेपी आ गया, ये सारे लोग आ गए। अगर इन्होंने किसी को पेमेंट कर लिया तो टीडीएस काटना पड़ेगा। जहां पे लिखा जाएगा एवरी पर्सन, इसका मतलब क्लियर है कि हाँ ये पर्सन क्लियर कौन है। कंपनी हो सकता है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है, ऐसे कोई कंपनी हो सकता है, ठीक है। जहां पे इंडिविजुअल और एचयूएफ के फंसने के चांसेस हैं, जहां पे जैसे मैंने कहा कि अगर कोई रेंट का पेमेंट करेंगे, ये सेक्शन है 194I, अगर कोई रेंट का पेमेंट करेंगे तो टीडीएस काटना पड़ेगा, टीडीएस काटना पड़ेगा। अब यहां पे मुझे बताइए, यहां पे मुझे बताइए, क्या यहाँ पे सिर्फ कंपनी है, पर्सन क्लियर हो रहा है? नहीं सर, यहाँ पे तो पर्सन में कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल आ सकता है, एचयूएफ आ सकता है। इसीलिए सरकार ने कहा एवरी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी रेंट पे करेंगे उनको टीडीएस काटना है। सर क्या मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ कभी टीडीएस नहीं काटेंगे? सरकार ने इसके लिए भी नियम बनाया, लिखा है इंडिविजुअल एचयूएफ ऑल्सो इफ लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट was required। ये कोई आम इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है, ये बहुत ही हाई लेवल इंडिविजुअल एचयूएफ है। टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड कब होता है? जब आपका टर्नओवर, किसी का टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड कर जाता है बिजनेस में, तो उसको टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है, ठीक है। सरकार ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति टीडीएस काटना चाहता है, वो ऐसे ही नहीं काटेगा। उसका टर्नओवर अगर पिछले साल में, मान लीजिए अगर आपको ये देखना है कि मुझे 20-21 में टीडीएस काटना है कि नहीं काटना है, तो आपको देखना पड़ेगा क्या 19-20 में आपका टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड था। अगर टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड है 19-20 में, तो 20-21 में पहले दिन से ही आप पेमेंट पे टीडीएस काटना शुरू कर देंगे, भले ही आप इंडिविजुअल एचयूएफ है, ठीक है। क्लियर बात यहां तक? तो मैंने कहा कि कहीं कहीं पे सरकार ने लिखा एवरी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, वहां पे तो सोचने की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअल एचयूएफ को लाना ही नहीं है। लेकिन जहां पे लिखा है एवरी पर्सन, वहां पे भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे क्लियर होगा कि एवरी पर्सन में कौन लोग आएगा, वहां पे सिर्फ एक ही पर्सन आएगा, वहां पे सारे इंडिविजुअल एचयूएफ तो फंसने के चांसेस नहीं है। लेकिन जहां पे इंडिविजुअल एचयूएफ फंसा, वहां पे आपको देखना पड़ेगा इंडिविजुअल एचयूएफ कौन सा, ये वाला जिनका लास्ट ईयर का टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड हो। ओके, अब चलते हैं पहले सेक्शन की ओर, और पहला सेक्शन जो हमें आपके साथ करना है वो है सेक्शन 194B। 194B क्या कहता है? ये कहता है पेमेंट ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी, या इसको बोलूं WRC। लॉटरी का, गैम्बलिंग का आपने कोई पेमेंट रिसीव करना है, तो सरकार ने कहा अगर ये अमाउंट ऑफ विनिंग 10,000 रुपए से एक्सीड कर गया, मतलब जो आपने लॉटरी में पैसा जीता, गैम्बलिंग में, बैटिंग में पैसा जीता, अगर ये 10,000 रुपए से एक्सीड कर गया, 10,000 रुपए तक टीडीएस मत काट, 10,000 रुपए से एक्सीड कर गया तो आपको 30% के हिसाब से टीडीएस काटना पड़ेगा। गंदे काम है, 30% टीडीएस लगना ही लगना है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखूंगा मैं? लिखेंगे मेरे साथ साथ, इफ अमाउंट ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी
क्रॉसवर्ड पजल, बैटिंग, गैमलिंग, कार्ड गेम, एटसेट्रा। या ऐसे लिखो, एटसेट्रा की जगह लिखो और एनी गेम ऑफ, और एनी गेम ऑफ एनी सॉर्ट exceeds rupees 10,000, 10,000 से एक्सीड हो गया तो टीडीएस काटना पड़ेगा एट द रेट 30%, 30% shall be deducted. TDS at the rate 30% shall be deducted. यहां तक क्लियर है बात? हाँ जी सर। ये कानून लिखते ही बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो गई। देखो, टीडीएस काटना किसको है? काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पेयर की। अच्छा, उसको जमा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? पेयर की। उसको रिटर्न भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? पेयर की। ठीक है, टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? पेयर की। पे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया, जितना आपने टीडीएस काटा मैं ग्रॉस अमाउंट में आपका इनकम शो करूंगा और बाद में इसको एडजस्ट कर लूंगा। यहां तक क्लियर है बात? ओके। अब आप मुझे बताओ, पेयर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर आपने 1 लाख रुपए लॉटरी में कमाए तो 1 लाख रुपए का 30%, 30,000 रुपए टीडीएस कटेगा, आपको 70,000 रुपए मिलेगा। क्लियर बात यहां तक? हाँ जी सर। अगर 1 लाख के बजाय आपको एक कार मिली लॉटरी में और कार की कीमत है 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, तो आप मुझे बताइए कि आप 5 लाख रुपए कार लेने के लिए चले जाएंगे, वहां पे आपका पेयर आपको बोलेगा कि भैया टीडीएस काटो। हम क्या बोलेंगे? हमें थोड़ी काटना है, आप काटो ना। कितना काटना? 30%। तो करो, कार के 2 हिस्से कर लो, एक 30%, एक 70% ले जाओ। कोई टायर ले जाएगा, कोई इंजन ले जाएगा। कैसे कैसे कर सकते? पॉसिबल ही नहीं है। कैसे करेंगे सर? इसीलिए सरकार ने कहा कि इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सरकार ने नियम बनाया। नियम तो यह है कि पेयर शेयर बिफोर रिलीजिंग, पेयर यहां पे लिखना, ऐसे लिखना, नोट, इफ पेमेंट इज होली इन काइंड, पेमेंट इज होली इन काइंड मतलब पूरा का पूरा काइंड में। कार मिला आपको तो काइंड हो गया, और पार्टली इन कैश एंड partly in kind, but cash is not sufficient to meet the liability of TDS। मतलब आपको एक तो कार मिली 5 लाख की और साथ में 50,000 रुपए और मिले। अब हमने कहा उससे कि भैया 50,000 रख लो, कार दे दो। उसने कहा ऐसे थोड़ी है, आपका अमाउंट 5,50,000 है। 5,50,000 पे 30% निकालो, वो ज्यादा बनता है। तो हम 50,000 से कैसे काम चलाएंगे? तो इस केस में सरकार ने नियम बनाया था
नियम यहां पे लिखना, कानून क्या है, पेयर शल बिफोर releasing the winnings ensure that the TDS has been TDS has been paid। मतलब पेयर को तब तक अपना विनिंग रिलीज नहीं करना है जब तक कि वो ये इंश्योर ना कर ले कि टीडीएस जमा हो चुका है। सर अब कैसे पता चलेगा कि टीडीएस जमा हुआ है कि नहीं हुआ है? तो पेयर दो काम कर सकता है, या तो पेई को ये बोलेगा कि भैया तुम खुद जो है 5 लाख रुपए की गाड़ी है, इस पे टीडीएस बनता है तुम्हारा 30% के हिसाब से 1.5 लाख रुपए, ये 1.5 लाख रुपए तुम सरकार को जमा करा के आओ खाते में, मुझे वो रिसीट दे दो, मैं आपको गाड़ी दे दूंगा कि आपने 1.5 लाख रुपए जमा करा दिया है। अगर तुमने जमा नहीं कराया तो फिर तो मैं गाड़ी का कोई पार्ट निकालूंगा, 1.5 लाख रुपए में बेचूंगा और उसको ये करूंगा। ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, फिर तो विनिंग कैसे कहां रहेगी? पेयर को निश्चिंत करना है कि ये पेमेंट हो चुकी है। अब पेयर के लिए एक ही रास्ता है, या तो वो पेई को ये बोल दे कि तुम जमा कर दो या मुझे दे दो, या तो तुम 1.5 लाख मुझे दे दो और गाड़ी ले जाओ, या ऐसा कर सकते हो तुम खुद जमा कर दो सरकार को और मुझे वो रिसीट दे दो ताकि कल को जब तुम मेरे पास आओगे टीडीएस सर्टिफिकेट मांगने, मैं आपको दे दूं। अब मुझे पता होना चाहिए ना आपने भरा है कि नहीं भरा है। अगर आप नहीं भर सकते, एक काम करो हमें दे दो, हम भर देंगे, कहानी खत्म। ठीक है, दो ही चीजें हो सकती है। तो बिफोर रिलीजिंग द विनिंग इंश्योर दैट टीडीएस हैज बीन पेड। अब मान लीजिए पेई ने कहा कि भाई साहब ये तो बड़ी मुश्किल से लॉटरी का टिकट खरीदा था मैंने, मेरे पास 4 पैसे नहीं है, तो 1.5 लाख कहां से लाऊंगा, गाड़ी को क्या करूंगा मैं, बताओ। आप एक काम कर लीजिए, जितना देना है आप दे दीजिए, मुझे नहीं पता। अब कोई कोई कंपनी जो है वो क्या करती है, जैसे आपने सैलरी चैप्टर में भी पढ़ा है, उसका इफेक्ट यहाँ पे भी आ जाएगा। मान लीजिए एक XYZ कंपनी है जिन्होंने कहा, ऐसे तो बहुत सारी जो अभी तक केस आपके पास था कि ऐसे 1.5 लाख रुपए दे दो और गाड़ी ले जाओ, बहुत मुश्किल होती थी, कोई लॉटरी में पैसा नहीं लगाता था। तो लॉटरी वाली कंपनी ने क्या कर लिया कि भैया जो भी टैक्स बनेगा, जो भी टैक्स बनेगा तुम्हारी विनिंग्स पे, वो हम बेयर करेंगे, आपको एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। एक्सवाई कंपनी ने ऐसे ही एक ये निकाला ऑफर कि विनिंग जो भी होगा उस पर टैक्स हम बेयर करेंगे। अब राम बाबू ने यहाँ पे 5 लाख रुपए की कार जीती। अब 5 लाख पे जो टीडीएस बनेगा एट द रेट 30%, वो बनेगा 1.5 लाख रुपए। अब मुझे बताइए कि राम बाबू को एक्चुअल बेनिफिट कितना मिला। एक तो राम बाबू को 5 लाख की कार मिली, हाँ जी सर, और ये 1.5 लाख जो इसको देना था इसके खाते से नहीं गया, ये भी XYZ कंपनी ने इसके बदले दिया, तो 1.5 लाख रुपए ये हो गया। तो टोटल विनिंग कितनी हो गई? टोटल विनिंग हुई 6.5 लाख, 6.5 लाख हो गई। अब 6.5 लाख विनिंग है तो 6.5 लाख पे तो टीडीएस 6.5 लाख पे कटना चाहिए ना, ग्रॉस अमाउंट पे। आप तो क्या कर रहे हो, आप तो नेट अमाउंट पे टीडीएस काट रहे हो 5 लाख पे। ऐसे तो सर टीडीएस का जो अमाउंट है ये तो गलत आ जाएगा। अच्छा ठीक है, आप पे रख दिया 6.5 लाख पे टीडीएस निकालो। 6.5 लाख सर, 6.5 लाख पे अगर हम टीडीएस निकालेंगे तो कैसे आएगा? 6,50,000 मल्टीप्लाई बाई, तो वो आएगा 1,95,000। सर हमें जमा कराना चाहिए था 1,95,000। ठीक है, 1,95,000 जमा करा दो। अब फिर से दिक्कत आ जाएगी, 5 लाख की गाड़ी प्लस 1,95,000, तो 6,95,000। आपने टीडीएस जमा करा दिया 1,95, जबकि आपको ग्रॉस अमाउंट कितना है 6,95, तो 6,95 पे कितना आ जाएगा? 6,95,000 का 0.3। सर हमें जमा कराना चाहिए था 2,08,500 रुपए।
ऐसे तो ये प्रोसेस चलता जाएगा, हम जमा कराते जाएंगे, ये तो कभी फुलफिल ही नहीं होगा। इसीलिए सरकार ने कहा कि ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे केस में आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि विनिंग कितने की है, 5 लाख की। इसको आप 70% मान लो और 30% का निकाल लो, जितना आएगा वो आपका टीडीएस का अमाउंट होगा। सर 5 लाख को हमने डिवाइड बाय 70 किया, मल्टीप्लाई बाय 30 किया, तो वो आया 2,14,286। 214,286 ये आपका अमाउंट आया टीडीएस का। अब सर हमें फिर से कंफ्यूजन हो रहा है, सर ये तो नेट आ गया ना 5 लाख, हमें चाहिए, हमें तो ग्रॉस लेना है। हम अपनी इनकम शो करेंगे 5 लाख प्लस 2,14,286, वो कितना हो गया, 7,14,286। और 7,14,286 पे आपको कितना 30% टीडीएस काटना था, जरा कीजिए। 7,14,286 का 30% कितना आया, सर वो तो आया 2,14,286। बताओ, यहाँ पे इस तरीके से आप टीडीएस निकाल सकते हैं। अगर कभी आपका जो अमाउंट होगा, विनिंग अमाउंट होगा, वो केवल काइंड में है, तो या तो पेई को अपना पैसा देके विनिंग रिलीज कराना पड़ेगा। अगर कंपनी ने एग्री कर लिया कि दैट दे आर गोइंग टू बेयर द लायबिलिटी ऑफ टैक्स, देन आपको इस तरीके से यहाँ पे टैक्स का अमाउंट निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखना, इस एग्जाम्पल में, ये जो आपने एग्जाम्पल अभी यहाँ पे लिखा, इसको ऐसे लिखना नोट करके, फिर यहाँ पे लिखना XYZ कंपनी शुड पे, या डिपॉजिट लिखना, डिपॉजिट टीडीएस ऑफ ₹2,14,286 एंड इशू TDS certificate for same। और मिस्टर राम क्या करेगा, मिस्टर राम अपनी इनकम कितनी शो करेगा, मिस्टर राम will show his income as 7,14,286, 5 लाख विनिंग के और 2,14,286 जो इसको टीडीएस के नाम पे इसको इसके बदले जमा करा दिया गया। ये दोनों मिला के क्या बन जाएंगे, दोनों मिला के यहाँ पे आपका ये बनेगा। अब कुछ बच्चे इस टाइम पे आ रहे हैं जबकि बिल्कुल खत्म होने वाली ये मीटिंग, और यहाँ पे प्रेजेंट मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो इन बच्चों को मैं बता दूं कि जो भी आपकी अटेंडेंस होती है वो सिर्फ पहले और लास्ट वाले क्लास की होती है, और जो पहले 15 मिनट की आई है वही सिर्फ सबमिट होती है, बाकी नहीं होती है, ठीक है। अभी आपका ये फिर से खत्म